दोस्तों, इसराइल की राजधानी तेल अवीव में तबाही की जो तस्वीर सामने उभर कर आई है वो होश उड़ा देने वाली है। चाहे वहां का स्टॉक एक्सचेंज हो या वहां का जाना माना अस्पताल, समानांतर तौर पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इसराइल जो है वो लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर प्रहार कर रहा है। यानी कि कभी भी रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा लगातार बना हुआ है। मगर जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि किस तरह से ईरान इसराइल के अहम ठिकानों पर निशाना बना रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो पेश कर रहा हूं और इस वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से वहां के स्टॉक एक्सचेंज को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आप पूरी बिल्डिंग को देख रहे हैं दोस्तों, और बिल्डिंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यह है ईरानी मिसाइल्स की ताकत जो तेल अवीव ने बीती रात को देखी। किस तरह से तेल अवीव का जो स्टॉक एक्सचेंज है पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है वहां का आम इंसान पूरी तरह से घबराया हुआ है। वो घबराया हुआ है ईरानी मिसाइल, वहां की हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत से, वहां की फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से, जो हर गुजरते दिन के साथ अपनी ताकत जो है वो इसराइली आसमानों में दिखा रहा है। स्वाभाविक सी बात है वहां पर खौफ का माहौल है। इंतजार कीजिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसराइल ने एक बार फिर वहां के दो अहम परमाणु ठिकानों पर निशाना साधा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ईरानी हमले में वहां का एक बहुत ही जाना माना अस्पताल है जो कि बेरशीबा इलाके में है, जिसका नाम है सोरोका मेडिकल सेंटर। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं दोस्तों, बड़े पैमाने पर यहां पर तबाही मचाई गई है। अस्पताल को भी ईरानी मिसाइल से नहीं बख्शा है। और आप जानते हैं दोस्तों, इस मंच पर मैंने हमेशा से इस बात का विरोध किया है कि अस्पताल पर कभी निशाना नहीं साधा जाना चाहिए। मगर आप जानते हैं कि इसराइल ये कहने का नैतिक हक खो चुका है, क्योंकि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि गजा के अंदर किस तरह से इसराइल ने न सिर्फ अस्पतालों पर निशाना साधा, उसने डॉक्टर्स को किडनैप किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उन अस्पतालों में निशाना बनाया जहां लोग इलाज ले रहे थे, और उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से जो बर्बादी हुई है इसराइल के अंदर। और ये ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से ये खबर आई है। ये जो बर्बादी हुए घर के अंदर से लिया गया वीडियो है जो आप देख सकते हैं, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है दोस्तों। मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपके सामने चर्चा करूं किस तरह से इसराइल का जो सोरोका अस्पताल है उसमें तबाही मची है। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए और तबाही का आलम यहां पर दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है इसराइल इस पर नाराज है। जाहिर सी बात है उनका गुस्सा जो है ईरान के धार्मिक नेता खामेनी पर निकल रहा है। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इसराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी मंत्री हैं इतमार बेन गुवीर। अंग्रेजी में उनका बयान है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। वो कहते हैं, दीज नाज़ीज हु लॉन्च मिसाइल्स एट हॉस्पिटल्स, एट द एल्डरली एंड एट चिल्ड्रन, if they had atomic weapons, they would fire them without a second thought. This is the most just campaign that Israel has ever embarked upon. यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मंत्री हैं इतमार बेन गुवीर। वो कह रहे हैं कि ये जो नाज़ी हैं, नाज़ी यानी कि इस ईरानियों को वो नाज़ी कह रहे हैं, ये जो नाज़ी हैं वो लोग अस्पतालों पर, बुजुर्गों पर और बच्चों पर बगैर सोचे हमला कर रहे हैं। अगर इनके पास परमाणु बॉम्ब होते तो वो भी बगैर सोचे वो लॉन्च कर देते। लिहाजा इसराइल जो काम कर रहा है वो बहुत जायज है। और यहां पर इसराइल के दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई देते हैं। अब मैं आपके सामने एक एक करके आंकड़े पेश करना चाहता हूं कि गजा में, और ये बहुत ही गिने चुने आंकड़े हैं, सारे आंकड़े पेश नहीं कर रहा हूं क्योंकि उससे तो पूरा कार्यक्रम ही निकल जाएगा। आपके सामने मैं बाकायदा पूरे आंकड़े पेश कर रहा हूं कि खुद इसराइल ने किस तरह से वहां के अस्पतालों पर निशाना साधा, एक एक करके। इसराइल द्वारा गजा में किए गए हवाई हमलों में कई अस्पताल निशाने पर आए थे और इनमें कई लोगों की मौत हुई थी। हाल के महीनों में इनमें से प्रमुख अस्पताल और घटनाएं इस प्रकार हैं। पहला, नासिर अस्पताल जो खान यूनिस में है। इसराइल ने खान यूनिस के नासिर अस्पताल के सर्जरी विभाग पर हमला किया, जिसमें एक फलस्तीनी डॉक्टर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इसी अवधि में खान यूनिस में एक डॉक्टर दंपत्ति के घर पर हमले में 9 बच्चों की मौत हुई। हालांकि यह हमला घर पर हुआ था, अस्पताल पर नहीं, लेकिन शव अस्पताल में लाए गए। यूरोपियन अस्पताल, यह दूसरा अस्पताल है जहां पर हाल ही में हमला हुआ था। इसराइल ने यूरोपियन अस्पताल पर भी हवाई हमले किए, जिसमें अस्पताल के प्रांगण में बम गिरे और कई लोग मलबे में दब गए।
इसराइल ने दावा किया कि अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर था, जिसके कोई प्रमाण जो है वो मौजूद नहीं थे। आगे, अल अहली अस्पताल, पिछले साल 2023 में अल अहली अस्पताल में भी एक बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया था और कहा था यह रॉकेट मिसफायर था। इसके अलावा कई अन्य अस्पतालों और रेफ्यूजी कैंपों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें आम नागरिक और बच्चे शामिल थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सोरोको अस्पताल में जो हमला हुआ, या सोरोका अस्पताल, इसराइल के सोरा का अस्पताल जो कि बेयरशीबा इलाके में है, कितने लोगों की मौत हुई है? एक भी मौत नहीं हुई है। कम से कम जो आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आ रहे हैं, और इसराइल ने भी कोई आंकड़ा पेश नहीं किया है। आप देख रहे हैं जो मैंने आपको तमाम मिसाल बताए, कभी डॉक्टर को मार दिया, कभी 9 बच्चों को मार दिया, कभी एक ही हमले में, और वो भी कहां? अस्पताल में, गजा में 500 लोगों को मार दिया। इसीलिए ये दोहरे मापदंड साफ तौर पर उभर कर आ रहे हैं और लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, इस मुद्दे पर इसराइल अपना नैतिक अधिकार खो चुका है, मगर मेरा फिर भी मानना है कि ईरान को अस्पतालों पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। मगर हां, इसराइल अपने काम में जोरदार तरीके से लगा हुआ है और वो लगातार उनके परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा है। और यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा 2 परमाणु ठिकानों पर, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ओपन सोर्स इंटेल का कहना है करीब 40 इसराइली फाइटर्स ने करीब 1 दर्जन मिलिट्री टारगेट्स पर निशाना साधा 100 म्यूनिशंस के साथ, और यहां पर 2 खास इलाकों अराक और नतान्स पर हमला किया गया था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अराक न्यूक्लियर स्टेशन वो न्यूक्लियर स्टेशन है जो इस वक्त एक्टिव नहीं है। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि वो इनएक्टिव है, वहां पर कोई काम नहीं होता, मगर उसे भी निशाना साधा इसराइली फाइटर जेट्स ने। और दूसरी तरफ नतान्स वो जगह है जहां इसराइल लगातार हमले कर रहा है। इसराइल लगातार कह रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं, हम निशाने पर हैं, और आने वाले दिनों में हम ईरान की परमाणु ताकत को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, फोर्दो न्यूक्लियर रिएक्टर को छोड़कर। और इसके लिए इसराइल जो है अमेरिका की तरफ देख रहा है। मगर यकीनन दोस्तों, यह वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कल रात जो हमला किया गया 40 इजरायली फाइटर जेट्स द्वारा। यह वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर हमले का वीडियो है जो यहां पर दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों कि किस तरह से यह रात में हमला किया गया था। और दूसरी तरफ, जैसे मैं कह रहा हूं दोस्तों, ईरान भी तेल अवीव में अपने हमले जारी रख रहा है। ये एक और ओसेंट डिफेंडर द्वारा पेश किया गया वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं सिग्निफिकेंट डैमेज टू सेवरल बिल्डिंग सीन इन होलोन टू द साउथ ऑफ तेल अवीव फॉलोइंग अ डायरेक्ट इंपैक्ट फ्रॉम एन इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल। सरल शब्दों में, तेल अवीव के दक्षिण में एक शहर है जिसका नाम है होलोन, और वहां पर यह हमला किया गया है। इसराइल नाराज है। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि यह नाज़ियों का काम है। दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर यह है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स। उन्होंने सीधा प्रहार किया है ईरान के धर्मगुरु, उनके सुप्रीम लीडर खामेनी पर। वो कहते हैं, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्जू ने कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइली सेना को हुक्म दिया है कि ईरान के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर और ज्यादा तेजी से हमले करें, क्योंकि ईरान ने गुरुवार को इसराइल के शहरों पर नए बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। काट्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी एक बयान में कहा, यह डरपोक ईरानी तानाशाह अपने मजबूत बंकर के अंदर बैठा है और इसराइल के अस्पतालों और आम लोगों के घरों पर जानबूझ के हमले करवा रहा है। उन्होंने यह बात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के बारे में कही। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। दोस्तों, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सोच के भी सिहरन पैदा होती है कि आने वाले दिनों में इस्राएली हमले में खामेनी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं आपको सुनाना चाहूंगा पुतिन क्या कह रहे हैं। पहली बात, वो कहते हैं कि मुझे सोचकर भी सिहरन पैदा होती है कि सुप्रीम लीडर को मारने की बात की जा रही है। मैं उसकी बात तक नहीं करना चाहता, मगर हां, हमने ईरान के साथ एयर डिफेंस सिस्टम में समझौते की कोशिश की थी, मगर ईरान नहीं माना। कुछ दिनों पहले तक वो बातचीत होती रही,
मगर फिर वो बातचीत और समझौता खुद ब खुद रद्द हो गया। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब हमने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। सुदर्शन चक्र याद है आपको? नतीजा यह हुआ कि एक भी पाकिस्तानी मिसाइल, सही सुना आपने, एक भी पाकिस्तानी मिसाइल जो है वो भारत के किसी निशाने पर नहीं लगी। अब यहां पर पुतिन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ समझौता कर लेता ईरान तो शायद इस युद्ध का चेहरा कुछ और होता। मगर ईरान ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां इन मुद्दों पर खुलकर बात नहीं होती है। सुनिए व्लादिमीर पुतिन क्या चेतावनी दे रहे हैं खामेनी के बारे में और साथ ही उस समझौते के बारे में जो परवान नहीं चढ़ सका। सुना जाए। With your permission, I hope this will be the most correct answer to question. I do not wish even to discuss such a possibility. You know, once we offered to our Iranian friends to work together in the sphere of the air defense systems. The partners did not show much interest then. And that is it. Speaking about the Strategic Partnership Treaty which you have mentioned, it does not include any clause linked with defense area. This is number 2. And the third, our Iranian friends do not ask us about this, so there is nothing to discuss. Our proposal was to create a system of air defense, not just separate deliveries of weapons, but a system. We have discussed it once, but the Iranian side did not show any substantial interest to this option, and it all died out. तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हालात बहुत गंभीर हैं, खतरनाक हैं और अब अमेरिका भी प्रवेश करने वाला है और आने वाले दिनों में हालात और बदतर होने वाले हैं। मगर जैसा कि ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि अगर अमेरिका उतरा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अमेरिका को अंदाजा भी नहीं है कि किस तरह से उसे इसका नुकसान होगा, क्योंकि आप जानते हैं गल्फ के कई इलाकों में अमेरिकी सैनिक बेसिस हैं जिन्हें सही मायने में उस कदर सुरक्षा हासिल नहीं है। अब देखना यह है कि अगर अमेरिका वाकई इस युद्ध में उतरता है तो इसका क्या असर पड़ेगा। अमेरिका और इस्राएल इस वक्त दोनों में सहमति बनती जा रही है कि खामेनी को मौत के घाट उतारा जाए और अगर ऐसा होता है तो इसका असर जंग पे क्या पड़ने वाला है। क्या जंग रुक जाएगी या फिर यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और भी ज्यादा उग्र रूप अख्तियार कर लेगा? क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक सी बात है उससे जो कट्टर तबके हैं वो नाराज हो जाएंगे और जब कट्टर तबके नाराज होते हैं ना दोस्तों, तो उससे कई संस्थाएं, कई आतंकवादी संगठन भी निकल कर आते हैं, जैसे अलकायदा, ISIS, तालिबान वगैरह वगैरह। और इससे होगा क्या कि पूरी दुनिया में आम अमेरिकी नागरिक की जान खतरे में आ जाएगी। हम बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं, भारत के पास भी बहुत कुछ खोने को है और सिर्फ एक आदमी की जिद की वजह से, और वो ये है इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।